जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम गुप्त काल की प्रवृत्तियाँ, यानी कि इस टाइम पीरियड में सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी और रिलीजियस लाइफ कैसी थी सब लोगों की। इन सब की कंडीशंस कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में। इस टाइम पीरियड में इतिहासकारों का कहना है कि इस टाइम में वैश्यों की जो सामाजिक स्थिति थी वो गिरते जा रही थी। शूद्र जो कि सबसे निचले पायदान पे आते थे, उनकी सामाजिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार था। ठीक है। इस काल में सती प्रथा के प्रमाण 510 ईस्वी पूर्व मिलते हैं, जो कि बेसिकली भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें गोपराज जो कि गोपराज नामक एक सैनिक था, जिसकी बीवी जिसके देहांत हो जाने के कारण, गोपराज जो कि एक सैनिक है, उसके देहांत होने के कारण उसकी जो बीवी है उसको सती कर दिया गया। इस चीज़ के प्रमाण 510 ईस्वी पूर्व में गुप्त गुप्त काल के समय में ये चीज़ें एविडेंस प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि इतिहासकार हमें बताते हैं और मैं आपको। इस टाइम पीरियड में दहेज प्रथा, पर्दा, बाल विवाह, दास प्रथा, ये सारी चीज़ें उस टाइम में भी प्रचलन में थी, यानी ट्रेंड में थी। इसी टाइम में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का भी इस टाइम में चलन था। ठीक है। अब हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। राजनीतिक स्थिति उस काल में प्रशासनिक यानी सिविल सर्विसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जितने भी पोस्ट होते थे वो सब बेसिकली अनुवांशिक हो गए थे, यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, ये सीधा चलता ही रहेगा। और अधिकारी जो बेसिकली जो उच्च अधिकारी थे, कुमारम आते थे, उन सब के ऊपर भी यही नियम लागू होता था, अनुवांशिक। ठीक है। राजपद जितने भी थे वो सब वंशानुगत हो गए थे कि एक वंश का, उसी वंश का ये जो कारवां था वो एक के बाद चलता रहता था। और राजा को बेसिकली भगवान के रूप में पूजा जाता था, भगवान विष्णु के रूप में माना जाता था। राजा है तो राजा को बेसिकली भगवान विष्णु का दर्जा दिया जाता था। इस टाइम में जो सेना का जो प्रशासनिक था वो सारा डोर बाग जिसको बोलते हैं, जो कि पूरा का पूरा जो भी कंट्रोल होता वो सब कुछ सामंतवादी हो चुका था। यानी सामंतवादी का मतलब यही होता है कि जैसे शासक अपनी सेना सामंत को दे देता है और उसका खर्च चलाने के लिए उसको ज़मीन दे दी जाती है, ताकि वो ज़मीन से जो रेवेन्यू निकले उस रेवेन्यू का खर्च वो सेना के ऊपर लगा सके। ठीक है। तो सामंतवादी बस यही था। नगर श्रेष्ठी, कुलिक इत्यादि जैसे जो लोग थे वो बेसिकली सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा ऊपर थे, और बेसिकली यही वो टाइम पीरियड था जिसमें इन लोगों की जो सामाजिक स्थिति है और इनका जो प्रभाव है, जो पावर था, वो इस टाइम पीरियड में बढ़ने लगा था। ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। इस टाइम पीरियड में चावल, जौ, जो कि बेसिकली आज भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में भी ये प्रमुख फसलें थे जिन्हें लोग खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। खील, उस टाइम पीरियड में खील एकमात्र ऐसी भूमि थी जिस पर खेती नहीं की जाती थी। अब हो सकता है इसे हम बंजर ज़मीन कह सकते हैं, जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती थी। इस काल में कपड़ा जो कि हम आज ही पहनते हैं उस टाइम में भी था। तो उस टाइम के लोगों का जो मेन व्यवसाय था वो कपड़ा उद्योग का था। उस टाइम में ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर था। बस यही कारण है कि आने वाले समय में अंग्रेज़ों ने व्यापार करना भारत से शुरू किया, और भारत से जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से लेकर के गया, और बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया, भारत के ऊपर कब्जा किया, उसके ऊपर शासन किया, हम लोगों ने लड़ाई की, फिर जाकर हमें आज़ादी मिली। तो ये सारी चीज़ें, व्यापार तो उस वक्त से ही चालू था। तो कपड़ा उद्योग इस काल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, और मैक्सिमम लोगों की जो जो जीवन यापन था वो यहीं से था, कृषि और ये कपड़ा उद्योग। ठीक है। अब फाहियान ये कहता है कि जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, यानी कि जो मोहल्ला या फिर जो उसी शहर के लोग थे, वो बेसिकली आपस में चांदी के सिक्कों के द्वारा मतलब लेन देन करते थे। मॉनेटरी सिस्टम वो चांदी के सिक्कों के द्वारा होता था। और दीनार जो कि बेसिकली स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के होते थे,
उनसे किया जाता था, जो बेसिकली हो सकता है वो नेशनली हो या फिर इंटरनेशनल व्यापार के लिए जो यूज़ होता है वो हो सकता है उस चीज़ के लिए बनाया गया हो। और फाहियान एक चीज़ और बताते हैं कि कई बार लोग आपस में कौड़ी, जो कि पैसे होते हैं, जो कि एकदम लो क्वालिटी के मटेरियल के सिक्के होते हैं, उन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था बेसिकली आपस में लेन देन करने के लिए। ये काफ़ी कम स्थितियों में होता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता था और इनकी पूजा अर्चना की जाती थी। ठीक है, जो कि आज भी बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों भगवान को हम आज भी मानते हैं और आज भी इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, बेसिकली इस टाइम में हिंदू संप्रदाय हिंदू संप्रदाय के अंदर ब्राह्मणों का वो वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो उनका जो कैटेगरी वाइज जो ये सिस्टम वर्ण व्यवस्था बनाया हुआ था, उस वो हिंदू हिंदू धर्म के अंतर्गत आता था। और हिंदू धर्म को दो दो भगवानों के बीच बांट दिया गया था। पहले थे वैष्णव, जो कि विष्णु जी को मानते थे, दूसरे थे शैव, जो कि शिव जी को मानते थे। ये दो चीज़ों में बट गया, इन दोनों लोगों की पूजा होती थी। ठीक है, शिव जी और विष्णु जी की। इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा गया। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम में जो कला आर्ट फॉर्म्स थे, आर्किटेक्चर थे, जो लिटरेचर थे, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज का नाम दिया गया। ठीक है, स्वर्ण युग का नाम दिया गया। इस टाइम पीरियड में नागर शैली, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जितने भी मंदिर बनते हैं वो सब नागर शैली पर ही बनाए जाते हैं। इंडिया में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो दो ही शैली हैं, एक तो नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली, जो बेसिकली साउथ इंडिया में अपनाई जाती है। तो इसके बारे में अच्छे से एडवांस में अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो नागर शैली जो कि बेसिकली उत्तर भारत में बनाई जाती है, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, और यहीं से ये जो सिलसिला जो कारवां वो चलता गया। देवगढ़ में जो दशावतार का जो मंदिर है, जो कि बेसिकली विष्णु जी का मंदिर है, वैष्णव शिखर, इस काल के सांस्कृतिक प्रभाव का एक उदाहरण है। ठीक है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इस तरह के जो विद्वान थे वो सब इसी टाइम पीरियड के अंडर में थे और वो मैक्सिमम गुप्त काल के राज दरबार में थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि अभी जो लॉकडाउन का समय है, इस टाइम में हमें आपस में मिलजुल करके रहने की ज़रूरत है। वैसे नहीं, साथ में मिल करके नहीं, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए, और समय तो आपके पास, खैर सरकार ने हमें बहुत समय दिया है, और आपसे जितना हो सके गरीबों की मदद करें, बस। और क्या, अभी जितना आपको टाइम मिला बस प्रिपरेशन करते रहिए। जाहिर सी बात है आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कीप स्टैंडिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।